प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल SK J क्लास में स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी प्रत्येक दिन आप सभी को हिंदी का व्याख्यात्मक प्रश्न दे रहा हूं, जो 2023 के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। आज मैं पद भाग से नहीं, गद भाग से क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आया हूं, जो 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्वेश्चन यहाँ मैं लिख चुका हूं और आप लोगों को उसका विश्लेषण करके बताता हूं। आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपको पठन पाठन की ओर लिए चलता हूँ। यहाँ पर कक्षा 12 हिंदी गद भाग का VVI प्रश्न 2023 के लिए मैं लेकर आया हूँ। अर्धनारीश्वर निबंध से यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वह है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। तो अर्धनारीश्वर निबंध जो है वह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। तो हम लोग बताएंगे कि दिनकर जी छायावादी युग के कवि है। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए गद भाग से अर्धनारीश्वर निबंध से, जो रामधारी दिनकर जी द्वारा रचित है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से गद भाग का एक छोटा सा पंक्ति काटकर यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो व्याख्यात्मक प्रश्न है। यह प्रश्न इस साल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी हम लोगों को अपने इस पद से बताने की चेष्टा क्या कर रहे हैं। क्या यह पद है? फिर एक बार आप सभी छात्र छात्राएं सुनेंगे। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब मैं इस पंक्ति का व्याख्या करके आप सबको बता रहा हूँ। उपयुक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तिका गोधली भाग 2 शीर्षक कविता शीर्षक निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जिनके कवि महान कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। कविवर इस पंक्ति के माध्यम से हम लोगों को बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष लताओं को अपने संरक्षण में लेके रखता है, लता वृक्ष के संरक्षण में रहता है, उसी प्रकार
पत्नी अपने पति के संरक्षण में रहती है। पति के पराभूत पत्नी होती है। पत्नी जो है पति पर ही आश्रित होती है। वह अपना सारा स्वाभिमान, सारा सुख दुख, सब चीज़ अपने पति के ऊपर ही रखकर निश्चिंत होती है। ऐसी स्थिति में नारी का जो स्थिति थी वह दब गई, क्योंकि पूर्णतः समाज पुरुष प्रधान हो गया और नारी का अस्तित्व धीरे धीरे कम होने लगा। यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज होने के कारण नारी पूरी तरह पुरुष पर ही निर्भर हो गई। उनका घर से निकलना, उठना, बैठना, आर्थिक, समृद्धि, सामाजिक सभी क्षेत्रों पर पुरुषों का आधिपत्य हो गया। अब स्त्री पूरी तरह पुरुष पर ही निर्भर हो गई। लेकिन कविवर यहाँ पर हम लोगों को अर्धनारीश्वर पाठ के द्वारा यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि पुरुष और स्त्री यानी कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे के अनुन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। जहाँ वृक्ष के वशीभूत लता होती है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति के वशीभूत होते हैं। बिना उनके आदेश से उनका अपना कोई भी जीवन सार्थक नहीं हो पाता है। इसलिए कविवर यहाँ पर यही इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि आज पूरी तरह नारी का अस्तित्व पुरुष पर आश्रित हो गया है। लेकिन अगर पुरुष नारी के गुणों को अपने अंदर उतारता है तो वह एक संपूर्ण पुरुष बन जाता है। परंतु आज हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज होने के नाते स्त्रियों को वो सारे अधिकार प्रदान नहीं करते जो एक नारी को प्रदान होना चाहिए, एक नारी को मिलना चाहिए। इस अर्धनारीश्वर पाठ के आधार पर कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी यही बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम सबको स्त्री को भी समाज के गतिविधियों से जोड़े और यह समाज रूपी गाड़ी तभी चल सकता है जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इसे निर्वाह करें। इसीलिए कविवर इस पंक्ति के माध्यम से हम लोगों को यही बता रहे हैं कि स्त्री पुरुष दोनों के बीच अनुन्याश्रय संबंध होता है और इस संबंध के द्वारा दोनों को संपूर्ण अधिकार प्रदान होना चाहिए ताकि दोनों समाज रूपी इस भवसागर को आसानी से अपने दाम्पत्य जीवन के सहारे पार कर सके। दोनों एक दूसरे के गुणों को अपनाकर एक दूसरे पर निर्भर होकर समस्त समस्याओं का समाधान करें। तो यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपको इस व्याख्यात्मक प्रश्न का उत्तर मैंने समझाया। अब मैं कल पुनः आगे का व्याख्यात्मक प्रश्न लेकर आप सभी छात्र छात्राओं के सामने उपस्थित होऊंगा। मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी छात्र छात्राओं को दे रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का यह नव वर्ष सफलताओं से भरा हो। इसमें आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामना यह साल में पूर्ण हो, आप सफलता के सोपान पर चढ़े, ऐसा मेरा आशीर्वाद आप सभी छात्र छात्राओं के लिए है। आप सभी छात्र छात्राएं मन लगाकर विद्या अध्ययन करेंगे क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद क्लास 10th और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होने वाली है। उन परीक्षाओं में आप अत्यधिक मार्क्स लाकर अपने माता पिता गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाएं। यही आशीर्वाद मैं आप सभी छात्र छात्राओं को देता हूं और आपसे विदा लेते हुए यही अनुरोध करता हूं कि गुरुकुल SKJ इस क्लास को आप सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों तक पहुंचाने का, छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि जो
ज्ञान मेरे पास है समस्त छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके और वह अपने जीवन की प्रगति के पथ पर सफलता के सोपान को प्राप्त कर सूर्य के समान चौहों दिशाओं में प्रकाशमान हो सके। इसी आशीर्वाद के साथ मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।